नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। टेनेंसी का मतलब होता है किराए का घर और टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार, मतलब वो लोग जो किराए पर घर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे यूपीएससी स्टूडेंट्स दिल्ली, पुणे, इलाहाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु इन शहरों में आकर किराए पर कमरा लेते हैं, फ्लैट या फिर घर लेते हैं, तो वो हुए इस केस में टेनेंट्स। अब क्वेश्चन उठता है हुआ क्या है। देखो, जुलाई के महीने में सरकार के द्वारा एक ड्राफ्ट रिलीज किया गया था, ड्राफ्ट मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019। आवश्यकता क्यों पड़ी ये ड्राफ्ट रिलीज करने की या फिर टेनेंसी को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता? देखो, इसलिए है, एक तरफ तो 2011 के सेंसस के अनुसार हमारे देश में 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो हाउसेज हैं वो खाली पड़े हैं, और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको किराए पर घर की आवश्यकता है लेकिन उनको किराए पर घर नहीं मिल पाता। और इससे भी ज़्यादा किराएदारों का एक्सप्लॉयटेशन बहुत सारे केसेस में काफ़ी ज़्यादा होता है मकान मालिकों के द्वारा, और काफ़ी सारे केसेस में जो किराएदार हैं वो भी घर पर कब्जा कर कर बैठ जाते हैं। इस वजह से भी जो मकान मालिक हैं वो किराएदारों को अपना हाउस नहीं देते रेंट पर। तो ये सारी चीज़ें हैं, आवश्यकता महसूस की जा रही थी ये जो टेनेंसी सेक्टर है इसे रेगुलेट किया जाए ताकि रेंटल मार्केट में ग्रोथ आए और जिन लोगों को किराए पर घर की आवश्यकता है उनको अफोर्डेबल घर मिल सके किराए पर। एक बात देखो, यहाँ पर यह भी बोली जाती है 2015 में एक मिशन लॉन्च किया गया था, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। इस मिशन में भी जो ओनरशिप हाउसिंग है उस पर फोकस था, रेंटल हाउसिंग पर फोकस नहीं था। ये भी एक रीज़न है कि आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि रेंटल हाउसिंग की ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए भी कोई कानून होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, हम ये डिस्कस करते हैं इस ड्राफ्ट मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 के मुख्य प्रोविजंस क्या हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रोविजन है एक ग्रीवेंस रेडरेसल मैकेनिज्म होगा। किराएदार को कोई शिकायत है मकान मालिक से या फिर मकान मालिक को कोई शिकायत है किराएदार से, दोनों की समस्याओं को समाधान करने के लिए एक ग्रीवेंस रेडरेसल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जाएगा। रेंट अथॉरिटी होगी, रेंट कोर्ट होगी, रेंट ट्रिब्यूनल, इन सब अथॉरिटीज़ को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। मकान मालिक घर को किराए पर देने से पहले जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाते हैं उस पर भी एक लिमिट लगा दी गई है इस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग। देखो, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो जितना किराया है उसका सिर्फ 2 गुना तक सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जा सकता है मकान मालिक के द्वारा। और अगर नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, मतलब कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई ऑफिस है या फिर शॉप किराए पर दी गई है, तो जितना रेंट है उतनी ही सिक्योरिटी को डिपॉजिट करवाया जा सकता है। काफ़ी बार आपने देखा होगा मकान मालिक 6-6 महीनों की सिक्योरिटी को डिपॉजिट करवा लेता है। अब नहीं हो सकेगा अगर ये ड्राफ्ट कानून की शक्ल ले लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, किराया देखो मकान मालिक के द्वारा तभी लिया जा सकता है जब एग्रीमेंट हो राइटिंग में। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये जो ड्राफ्ट है अभी तो सिर्फ ड्राफ्ट है, अगर कानून बन जाता है तो अर्बन एरियाज़ में भी अप्लाई होगा और रूरल एरियाज़ में भी अप्लाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट, देखो, जैसे ही मकान मालिक के बीच और किराएदार के बीच रेंटल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है तो 2 महीनों के अंदर अंदर मकान मालिक को भी और किराएदार को भी रेंट अथॉरिटी को सूचित करना है एग्रीमेंट के बारे में। मान लीजिए ए मकान मालिक है और बी किराएदार हैं, दोनों के बीच एग्रीमेंट हो गया, तो 2 महीनों के अंदर अंदर दोनों को बताना होगा रेंट अथॉरिटी को कि देखो भैया, हमारा एग्रीमेंट साइन हो गया है इस मकान को लेके या फिर इस रूम को लेके। एग्रीमेंट से संबंधित डिटेल्स देनी होंगी रेंट अथॉरिटी को। नेक्स्ट प्रोविज़न, और देखो, सूचित करने के 7 दिनों के अंदर अंदर जो रेंट अथॉरिटी है वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करेगी और ये नंबर दोनों पार्टीज को मिलेगा। नेक्स्ट प्रोविज़न,
अगर ये ड्राफ्ट कानून की शक्ल ले लेता है तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया जाएगा लोकल लैंग्वेज में, मतलब तमिलनाडु के लिए तमिल में, कर्नाटक के लिए कन्नड़ में। उस प्लेटफॉर्म पर जाकर जो मकान मालिक या फिर किराएदार हैं वो टेनेंसी एग्रीमेंट से संबंधित या फिर दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। लास्ट प्रोविज़न देखो साफ तौर पर क्लैरिफाई कर दिया गया है इस ड्राफ्ट में कि मकान मालिक कौन से रिपेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब कौन से मकान के रिपेयर ऐसे होंगे जो मकान मालिक के द्वारा करवाए जाएंगे और कौन से रिपेयर्स का जो खर्चा है वो किराएदार उठाएगा। काफ़ी बार क्या होता है, काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं मकान मालिक और किराएदार के बीच कि ट्यूबलाइट मैं क्यों रिपेयर करवाऊं, या फिर कंस्ट्रक्शन में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट आ जाता है तो कौन इसे रिपेयर कराएगा, कौन खर्च को वहन करेगा। बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन इस ड्राफ्ट में क्लियरली बता दिया गया है कि कौन से रिपेयर किसके द्वारा करवाया जाएगा। इस प्रकार से हमने ड्राफ्ट मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में बात की। अच्छी चीज़ देखो इस ड्राफ्ट के बारे में ये है, मकान मालिक और किराएदार दोनों के इंटरेस्ट के बीच बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है ये ड्राफ्ट। दूसरी अच्छी चीज़ ये है, रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल दोनों प्रॉपर्टीज़ के लिए ये ड्राफ्ट एप्लीकेबल है। रूरल एरिया, अर्बन एरिया दोनों एरियाज़ के लिए ये जो ड्राफ्ट है वो एप्लीकेबल है और कोशिश करता है हमारे देश में रेंटल हाउसिंग को प्रमोट किया जाए। तो अब देखो हम क्रिटिसिज्म डिस्कस करते हैं। क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट है। पहला क्रिटिसिज्म देखो ये है, सरकार ये भूल जाती है हमारे देश में ज़्यादातर देखो जो मकान मालिक हैं किराए पर देते हैं अपने घर को ट्रस्ट पर, मतलब रिटर्न में कोई एग्रीमेंट नहीं होता, सिर्फ भरोसे के आधार पर या फिर मुँह ज़बानी एग्रीमेंट हो जाता है या फिर जान पहचान के आधार पर घर को किराए पर दे दिया जाता है। इस प्रकार के केसेस को एड्रेस करने के लिए ड्राफ्ट में कोई भी प्रोविज़न नहीं किया गया है। मतलब देखो वो सारे केसेस जिनमें मकान मालिक और किराएदार के बीच कोई एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है और कल को कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो कोई भी पार्टी अथॉरिटीज़ के पास नहीं जा सकती अपनी समस्या को लेके। ये देखो एक बड़ी प्रॉब्लम है। काफ़ी बार आपने भी देखा होगा जो मकान मालिक हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे रीजन्स पर सिक्योरिटी को लौटाने से मना कर देते हैं। आप 2 दिन फालतू रहे हो या फिर आपने घर को अच्छे से नहीं रखा है तो उनके द्वारा मना कर दिया जाता है हम आपको सिक्योरिटी वापस नहीं देंगे, लेकिन कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं होता तो स्टूडेंट्स भी कुछ खास एक्शन नहीं ले पाते, उनको अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखना होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए था इस ड्राफ्ट में भी। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म देखो ये है, फ्यूचर में जो एग्रीमेंट्स साइन होंगे टेनेंसी से संबंधित उनके अंदर जो डिस्प्यूट्स हैं वो जा सकेंगी, जो स्पेशल ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश की जाएंगी टेनेंसी से संबंधित। लेकिन पुराने केसेस का क्या होगा इस बारे में भी ड्राफ्ट जो है वो कुछ खास क्लैरिफिकेशन नहीं देता है। अब नेक्स्ट देखो कुछ सजेशंस भी दिए जाते हैं राइटर के द्वारा। पहला सजेशन ये है, देखो ये देखा जाता है अक्सर कि जो अपर सेगमेंट है, जैसे देखो सोसाइटीज़ में फ्लैट्स हैं वो ज़्यादा खाली रहते हैं, वो वैकेंट रहते हैं, जबकि लोअर सेगमेंट में जो फ्लैट्स हैं जैसे स्लम में घर्स हैं वहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है। तो कुछ ऐसा सरकार को करना चाहिए या फिर यही ड्राफ्ट अगर कानून बन जाता है तो इसे ही इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि जो अपर सेगमेंट में खाली घर हैं वो भी रेंटल मार्केट में एंटर कर सकें और लोअर सेगमेंट में मतलब स्लम जैसे एरियाज़ में खाली घरों की जो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है वो कम हो। नेक्स्ट सजेशन राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, देखो जो कॉमर्शियल टेनेंसीज हैं उनके बीच में और रेजिडेंशियल टेनेंसीज के बीच में, मतलब कॉमर्शियल रीजन में किराए का ऑफिस या फिर शॉप है या फिर रेजिडेंशियल इलाकों में घर है, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन करने की आवश्यकता है एक्ट को, क्योंकि कॉमर्शियल सेक्टर में फोकस होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, लेकिन रेजिडेंशियल इलाकों में काफ़ी दूसरी चीज़ों पर फोकस होता है, जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। मतलब ऐसा नहीं कि मकान मालिक
2 महीने के बाद ही किराएदार को कह दे कि आप मकान खाली कर दो। एक्सेस टू लाइवलीहुड, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पर भी फोकस होता है जब रेजिडेंशियल इलाकों में घर को किराए पर दिया जाता है या फिर लिया जाता है। तो दोनों सेक्टर्स के बीच एक्ट को डिफ्रेंशिएट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट सजेशन ये है, देखो सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपनी तरफ से इनिशिएटिव लें कि कुछ घर वो बनाएं और उन घरों को किराए पर दिया जाए। मतलब अभी तो देखो ये किराए वाली जो चीज़ है टोटली मार्केट डिपेंडेंट है ना, सरकार घरों को किराए पर नहीं देती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ घरों का कंस्ट्रक्शन करवा सकती हैं और उनको किराए पर दे सकती हैं ताकि किराए वाले जो घर हैं उनकी सप्लाई जो है मार्केट में बढ़े और किराया जो है घरों का वो कम हो। खास करके देखो जो माइग्रेंट्स हैं या फिर कम वेजिस पे काम करने वाले इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं, इन सब लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ घरों का निर्माण करवाना चाहिए ताकि ऐसे सेक्शंस को घर किराए पर दिया जा सके। लास्ट में कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कहा जा सकता है एक्ट में काफ़ी सारे अच्छे प्रोविजंस हैं, जैसे ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म और अलग से ट्रिब्यूनल की बात भी कही गई है। ये देखो ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पर कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट में ऑलरेडी इतने सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, तो इस प्रकार के केसेस को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती, केस लंबा चलता रहता है, किराएदार को मोटिवेशन भी काफ़ी कम होता है। लेकिन अलग से ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश होंगी और एक निश्चित टाइमलाइन होंगी कि किराए से संबंधित जो डिस्प्यूट हैं वो 2 महीने के अंदर या फिर 3 महीनों के अंदर अंदर इनका समाधान हो, तो ये जो रेंटल मार्केट है वो डेफिनेटली रफ्तार पकड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक तो जो भी चेंजेस की आवश्यकता है वो चेंजेस लाए जाएं इस एक्ट में जो राइटर की तरफ से सजेशंस दिए गए हैं। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए जब ये ड्राफ्ट एक्ट की शक्ल लेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।